नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। यूपी के 6 जिला जेलों में एक रैंडम सिक्योरिटी चेकिंग की गई है। यह आदेश डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर की गई है। इस रैंडम सिक्योरिटी ऑडिट में जिला जेल बहराइच में डीआईजी जेल प्रशिक्षण लखनऊ ने छापा मारा। जिला जेल बलिया में डीआईजी जेल वाराणसी एके सिंह ने छापेमारी की। जिला जेल सुल्तानपुर में वरिष्ठ जेल अधीक्षक कारागार मुख्यालय ने छापा मारा। जिला जेल उन्नाव में वरिष्ठ जेल अधीक्षक मुख्यालय ने छापेमारी की। इसके अलावा जिला जेल सिद्धार्थनगर में डीआईजी कारागार गोरखपुर ने छापेमारी की। जिला जेल प्रतापगढ़ में डीआईजी कारागार प्रयागराज ने छापा मारा। इस दौरान जो सीसीटीवी जेलों में लगे हैं उनकी जांच पड़ताल की गई। सर्विलांस के लिए जो उपकरण जेलों में लगाए गए हैं उनकी चेकिंग की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में बांदा जिला जेल से कैदी के फरार होने के बाद हड़कंप मच गया था, क्योंकि बांदा में हाई सिक्योरिटी के बीच माफिया मुख्तार अंसारी बंद है और वहां से कैदी के फरार हो जाने से प्रशासन पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद आज डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 6 जिला जेलों में औचक छापेमारी की गई है। रैंडम सिक्योरिटी चेकिंग की गई और इसमें तमाम जगहों पर जो चेकिंग हुई है इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी थे। डीआईजी स्तर के अधिकारी ने औचक छापेमारी की है। सबसे बड़ी बात, जो सीसीटीवी लगाए गए हैं जेलों में उनको चेक किया गया कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, उनका स्टेटस क्या है। सर्विलांस के लिए जो उपकरण लगाए गए हैं उन उपकरणों को भी चेक किया गया कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस रैंडम छापेमारी में हासिल क्या हुआ है, लेकिन जेलों में छापेमारी की सूचना के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये जग जाहिर है, सर्वविदित है कि जेलों से किस तरीके से कई बड़े नाम होते हैं जो अपना खेल खेलते हैं। तो डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर यह औचक छापेमारी उत्तर प्रदेश के 6 जिला जेलों में की गई है। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके, कुछ अपडेट मिल पाया है? ये जो छापेमारी हुई है इसमें हासिल क्या हुआ है, कुछ मिला है अधिकारियों को? आनंद कुमार के निर्देश पर यूपी की जेलों की सुरक्षा चेक करने के लिए ये ऑडिट रैंडम छापा हुआ था, जिसमें डीआईजी स्तर के अफसरों को इस छापेमारी की कार्रवाई में लगाया गया था। पूरे प्रदेश भर में जो 6 जेलें हैं उन 6 जेलों पर ये रैंडम चेकिंग की गई थी, जिसमें निश्चित है कि ये देखने की कोशिश की गई कि सीसीटीवी की स्थिति क्या है, साथ ही साथ में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके जो उपकरण हैं उनकी स्थिति क्या है। उसके अलावा जो कैदी हैं, अगर उनको किसी चीज को लेकर जो नाराजगी रहती है, आखिर उनकी नाराजगी की वजह क्या है। जिसके बाद कई जेलों में इस तरीके के प्रकरण हुए हैं कि कैदियों ने हंगामा किया है, वो भविष्य में ना हो उसकी क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ में बैरक में जो रहने और साथ ही साथ बाकी जो सुरक्षा के इंतजाम कैदियों की किए गए हैं, उनकी बीमारी को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, ताकि उनको समय से इलाज भी मिले अगर जरूरत पड़ती है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर ये रैंडम छापेमारी की गई थी, जिसमें प्रदेश की 6 जेलें थी, जिसमें सिद्धार्थनगर, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये वो जेलें थी जिसमें छापेमारी कर ये सारे बिंदुओं पर चेकिंग करने की कोशिश की। हालांकि डीआईजी जेल स्तर के अफसरों ने इन जेलों में छापेमारी की है, तो निश्चित है कि अब वो जो भी अपनी रिपोर्ट है वो डीजी जेल आनंद कुमार को सौंपेंगे, जिसके बाद आगे के लिए यह तय किया जाएगा कि अगर किसी जेल में कोई किसी बिंदु पर कोई समस्या पाई जाती है तो उसको भविष्य के लिए ठीक किया जाए। साथ ही साथ में अगर हम अब तक के छापेमारी की बात करें तो जो अब तक चीजें निकलकर सामने आई हैं, किसी भी इन 6 जेलों में कोई ऐसी चीज फिलहाल बरामद नहीं हुई है जो कि जेल मैनुअल से बाहर हो। जी एसके अमोन, ये देखा जाता है कि जेलों में अब तो क्योंकि हर चीज तकनीक से काम करता है, तो जेलों में ये अमोन देखने को मिलता है कि जब कोई घटना होती है तो उसकी सबसे प्राइम विटनेस के तौर पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। तो ये पता, जैसे हमने बांदा के जेल में देखा कि सीसीटीवी वर्किंग कंडीशन में ही नहीं होते हैं। अगर सीसीटीवी लगे हैं तो सीसीटीवी काम नहीं कर रहे, काम करते हैं तो उसमें से अगर 10 लगे हैं तो 2 काम करते हैं, 8 काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना डीजी जेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इसको रैंडमली हमेशा अगर आप चेकिंग करते रहेंगे तो शायद स्थिति कभी खराब नहीं होगी।
हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर चित्रकूट की घटना थी जिसमें जो हाई सिक्योरिटी बैरक थी उसके सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। हम्म। तो ये घटना भी निश्चित है कि मुख्यालय ने संज्ञान ली है। हालांकि अब अगर हम सीसीटीवी की बात करें तो दो स्तर पर उनकी मॉनिटरिंग होती है। एक तो जिस जिला जेल में वो लगा होता है उसी में उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। उसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है जिसके जरिए पूरे प्रदेश भर की जेलों को लखनऊ मुख्यालय से भी मॉनिटर किया जाता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो ये छापेमारी हुई उसके पीछे वजह यही थी कि उन सभी बिंदुओं को चेक किया जाए, कहीं किसी जेल में कोई ऐसी समस्या ना हो हम्म। जिससे अगर भविष्य में कोई घटना होती है तो उसका डिटेल पुलिस को उपलब्ध ना हो पाए। जी चलिए, एसके आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो डीजी जेल के निर्देश पर डीआईजी स्तर के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के 6 जिला जेलों में औचक छापेमारी की है। हालांकि इस छापेमारी में क्या कुछ हासिल हुआ है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव को पूरा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 जुलाई तक का समय मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ये प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 12 जुलाई से पहले चुनाव को संपन्न करा लिया जाए और 20 जून से कहा गया था कि इसके प्रोसेस को शुरू किया जाए, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और 12 जुलाई से पहले उसको संपन्न करा लेना चाहिए। लेकिन अब हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हैं। एसके, क्या कुछ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोर्ट को बताया गया है? किस आधार पर, क्या वजह बताई गई है जिसके लिए वक्त मांगा गया है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों से जुड़ी यह बड़ी खबर है। चुनाव को पूरा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग राज्य निर्वाचन आयोग ने की है। 12 जुलाई तक का वक्त मांगा है और इसके लिए बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक प्रार्थना पत्र भी दी है और कोर्ट से ये मांग की है कि इसके लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, अतिरिक्त वक्त दिया जाए। 12 जुलाई तक का वक्त मांगा है और हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इसको लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ से ही बड़ी खबर है। एसटीएफ और पुलिस ने अपहरित महिला को बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर ये कार्रवाई की है। एक अपहरित महिला को रिहा करवाया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फिरौती में 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। मोहनलालगंज से महिला का अपहरण किया गया था। 6 जून को महिला का अपहरण हुआ था। महिला एक लॉयर की पत्नी थी जिनका 6 जून को अपहरण किया गया था और इस मामले में एसटीएफ और जिला पुलिस ने कार्रवाई की है और महिला को मुक्त करवाया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, ये अपहरित कौन है और क्या कुछ इसमें फिरौती की, क्योंकि इसमें पैसे की भी डिमांड थी, बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे फिरौती के तौर पर? देखिए, बिल्कुल ये महिला मॉर्निंग वॉक में निकली है। खुद अधिवक्ता है इनके, अगर हम पति की बात करें तो वो भी अधिवक्ता है। कई दिनों पहले इनका अपहरण हुआ था, लेकिन भोपाल सिटी पुलिस ने पूरा मामला दबा के रखा था। किसी मीडिया कर्मी को या किसी अन्य अधिकारी को पता लगने नहीं दिया कि किसी महिला का अपहरण हुआ है। सबसे हैरानी वाली बात यह है, महिला के ही फोन से महिला के पति को लगातार फोन किया जा रहा था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। बताया जा रहा है कि पूरे अपहरण कांड में 10 लोग शामिल थे। हालांकि एसटीएफ की तरफ से 1 ही लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, 9 अभी भी फरार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर महिला का अपहरण हुआ था तो क्यों मीडिया से बात बनाई गई? तो स्थानीय पुलिस जो थी वो मीडिया को कुछ भी बताने से कतरा रही थी। लगातार ये बयान लगाए जा रहे हैं कि क्या वकील जो है उनकी पत्नी को वापस छुड़ा के लाया जाएगा। 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी, भी इसमें लगी हुई थी। महिला का नंबर ट्रेस किया गया, जिसके बाद
ये गिरफ्तारी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसडीएम और पुलिस किस तरीके से जो 9 लोग फरार हैं उनको गिरफ्तार करती है। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि राजधानी में जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, कमिश्नर सिस्टम इसीलिए लागू किया गया था कि राजधानी के क्राइम कंट्रोल किया जाएगा। उसके बावजूद भी राजधानी में क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, अपराधी लगातार राजधानी में बना ले रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल में अपराध करके राजधानी में रुकने वाले अपराधी हो या राजधानी में ही अपराध करके राजधानी के अलग हिस्सों में छुप जाने वाले अपराधी हो। कहीं ना कहीं उनके हौसले को कहा जा सकता है कि राजधानी। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नोएडा सेक्टर 135 के एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि इस फार्म हाउस में रेव पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में 12 युवक समेत 3 विदेशी लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रीन ब्यूटी लाला लालचंद फार्म हाउस ये नाम बताया जा रहा है, जिसमें रेव पार्टी चल रही थी और मौके से पुलिस ने नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नोएडा के सेक्टर 135 के फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा। इस फार्म हाउस में रेव पार्टी चल रही थी, जिसमें कई रईसजादे पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। 1 दर्जन लड़के हैं और 3 विदेशी युवती हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। ग्रीन ब्यूटी लाला लालचंद फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस में रेव पार्टी चल रही थी। पुलिस को इसकी जानकारी हुई, मौके पर पुलिस ने दबिश दिया। नोएडा के सेक्टर 135 में यह फार्म हाउस है जहां पर यह रेव पार्टी चल रही थी। 1 दर्जन युवकों को पकड़ा गया है और 3 विदेशी युवती। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस कार्रवाई के बाद जब इन लोगों को लेकर पुलिस थाने पहुंची थी, उस वक्त ये तस्वीर है। निशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, कौन ये लड़के हैं और कब से ये रेव पार्टी का दौर चल रहा था? बिल्कुल, आपको बता दें कि जानकारी मिली थी कि सेक्टर 135 में रेव पार्टी चल रही है लाला लालचंद फार्म हाउस के अंदर। तो पुलिस ने वहां पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां लगभग 1 दर्जन युवक और 3 विदेशी महिलाओं को, लड़कियों को वहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद कुछ उनके पास से नशीले उपकरण जो हैं वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रेव पार्टी ये कई दिनों से वहां पर चल रही थी, कई दिनों से संचालित हो रही थी। जो विदेशी महिला है वो कई दिन से वहां पर रुकी हुई थी और लगातार वो पार्टी जो चल रही थी। ये युवक भी बताए जा रहे हैं कि दिल्ली से आए हुए थे पार्टी करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से रोक लगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोरोना का काल चल रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो कोरोना के आदेश है, प्रोटोकॉल है, उसके नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उसके बाद गैर कानूनी काम करने के बाद इस तरीके से अश्लील पार्टी की जा रही है। और पार्टी करने पर अब महिला समेत जो विदेशी महिला है, तीनों को उनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में ये जो लगभग 1 दर्जन युवक हैं उनको भी गिरफ्तार करा गया है। पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ अधिनियम जो के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन के आदेश तोड़े हैं और जो कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ा है, उसके बाद जो अवैध तरीके से जो फार्म हाउस के अंदर जो पार्टी चल रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो विदेशी लड़कियां हैं, ये क्या लॉकडाउन के दौरान ही भारत आई थी या लंबे वक्त से भारत में रह रही हैं? इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, अपडेट ये मिला है कि लगभग इनको 15 दिन करीब हो गए हैं इधर नोएडा की तरफ और ये फार्म हाउस के अंदर रुकी हुई है। फार्म हाउस के अंदर प्रतिदिन पार्टी होती है। पार्टी के दौरान में ये अश्लील हरकतें करती हैं। और पुलिस की जानकारी ये मिली थी कि युवक जो है वो दिल्ली से आए हुए थे पार्टी करने। और युवकों से हमने भी बात करने की कोशिश की थी, तो उनका कहना था कि हम बर्थडे पार्टी कर रहे थे। लेकिन ये जो महिला है ऑलरेडी वहां पर रुकी हुई थी, लेकिन पार्टी के अंदर ये भी शामिल थी। पुलिस ने अब इनको हिरासत में ले लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौतम बुद्ध नगर के एसीपी रजनीश वर्मा और पुलिस की टीम ने 7 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला। दरअसल ये पैदल मार्च कोविड के प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील के मद्देनजर निकाला गया था। खोड़ा तिराहे से ये पैदल मार्च शुरू किया गया और कई इलाकों में ये मार्च पहुंचा। गौरतलब है कि सोमवार से नोएडा अनलॉक हुआ है। वहीं पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों और दुकानदारों से कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है।
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर नोएडा पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। तीरथ कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में विशेष तौर पर उत्तराखंड में जो सरकार ने वात्सल्य योजना की रूपरेखा तैयार की है, आज कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को औपचारिक तौर पर मंजूरी मिलेगी। सैद्धांतिक तौर पर सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन एक जो प्रक्रियागत तरीका होता है कि सरकार जब कोई योजना शुरू करती है तो उसको कैबिनेट में लाती है और कैबिनेट से उसको मंजूरी दिलाई जाती है। तो सैद्धांतिक तौर पर सरकार की मंजूरी वात्सल्य योजना को है, लेकिन आज कैबिनेट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और कैबिनेट से औपचारिक तौर पर इसको मंजूरी दी जाएगी। ये वात्सल्य योजना में उन बच्चों को कवर किया जाएगा, उन बच्चों को के लिए ये योजना लाई गई है जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या फिर उनमें से किसी एक को खोया है। अनाथ हुए बच्चों को ये आश्रय देगी, सहारा देगी। तो 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें वात्सल्य योजना को औपचारिक तौर पर सरकार मंजूरी देगी। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। कुछ चीजों मांगों को कैबिनेट की सहमति भी दी जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ फहीम तन्हा जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, वात्सल्य योजना को तो सरकार सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे चुकी है, लेकिन आज कैबिनेट की औपचारिक मुहर लग जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में आज कौन कौन से मुद्दों को लाया जा सकता है? क्या किसी पर और सहमति बन सकती है? देखिए, इस कोरोना काल में कई ऐसे मुद्दे अलग अलग विभागों में आए हैं जो एक समस्या के तौर पर हैं। जैसे हमने पिछले दिनों वेतन की बात देखी है। कई निगमों में वेतन 2-3 महीने से 5 महीने तक नहीं मिला है, कुछ जारी किया गया है, जल निगम में कुछ जारी किया गया। तो इनके मुद्दों को लेकर के भी कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है, उसको कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे परिवहन निगम का काफी पैसा सरकार को जारी करना है, उसमें कुछ मदद देने की बात हो सकती है, क्योंकि निगम सरकार से मदद की बात लगातार कहते रहे हैं। इसके अलावा नर्सेज की कुछ कई समस्याएं हैं, नेशनल नर्सेज की समस्याएं हैं, उसको लेकर के पिछले दिनों ज्ञापन भी दिए गए सरकार को, उसको लेकर के कुछ राहत देने की बात हो सकती है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने भी मेडिकल से का स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है। इसके अलावा कुछ विभागों की दूसरी सेवा नियमावली है, उनको लेकर के फैसला हो सकता है। और विकास योजनाओं को लेकर के कुछ ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं और इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं, अलग अलग स्वास्थ्य की, पेयजल की और दूसरी और योजनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर के दिल्ली में बात हुई है। उनमें से भी कुछ मुद्दों को लेकर के कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इस तरीके से अगर देखें तो तकरीबन दर्जन भर ऐसे मामले हैं जिसको आज कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन मुख्य तौर पर वात्सल्य योजना, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, दर्शकों को बताया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसको लेकर के इसकी नियमावली तय होगी तो उस नियमावली को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि जो महिला कल्याण और बाल विकास विभाग है वो एक तरीके से मदर विभाग है इस योजना का, और बाकी तकरीबन आधा दर्जन विभाग उसके सहयोगी विभाग है, जैसे खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा हुआ, वो क्योंकि उस सारी जो अनाथ बच्चे हैं उनको इन विभागों से सुविधाएं दी जानी है। तो एक तरीके से उसका एक नियमावली सामने आएगी और एक संपूर्ण जो खाका प्रारूप है इस योजना का वो सामने आएगा। तो लिहाजा ये वात्सल्य योजना आज इस कैबिनेट बैठक में काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फहीम इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रमिकों से बातचीत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आज श्रमिकों से बातचीत करेंगे। निर्माण स्थल और एक्सप्रेस वे साइट पर जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों से मुख्यमंत्री आज संवाद करेंगे। आपदा राहत योजना के तहत हित लाभ वितरण और पोर्टल का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। बाराबंकी में चुनावी रंजिश में पति पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया। दबंगों ने बाराबंकी में
पति पत्नी की लाठी डंडों से बुरी तरीके से पिटाई की है। इस हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल जो घायल शख्स है उसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फिलहाल इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। असंदरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। या भाभी हमारे बाराबंकी से वापस जा रहे थे। रास्ते में सिद्धौर और अरुई के बीच में हमारे यहाँ एक झील पड़ती है, वहाँ बहुत सुनसान रहता है। वहीं पे भैया और भाभी को गोली मार दिए हैं, जिससे भाभी तो एक्सपायर हो गई मौके पर और भैया को भी गंभीर चोट कहाँ लगा है। हम उनको छोड़ के चले आए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, अकेले थे। किससे रंजिश चल रहे थे, क्या वजह थी? गांव में प्रधानी के चुनाव से रंजिश चल रही थी। चुनाव में सक्रिय थे हम लोग भी, और विपक्ष जो थे वो थोड़ा दबंग टाइप में है। तो चुनाव वाले दिन भी उन्होंने कोशिश की मारने की, लेकिन हम लोग घर के पास थे अपने, तो घर में घुस गए, बच गए उस दिन। लेकिन हम लोग बहुत होशियार रहते थे। हमने भैया को मना किया था कि रात बिरात अकेले मत निकला। भैया भाभी हमारे बाराबंकी से वापस जा रहे थे। रास्ते में सिद्धौर और अरुई के बीच में हमारे यहाँ एक झील पड़ती है, वहाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।